हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपको आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद यशवंत पे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग लूसेंट का जो बुक आता है जो आप सभी ने देखा होगा, उसका हम लोग मिल करके उस बुक को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद यशवंत पे फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास के स्रोत, वेद, पुराण, विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। ये लूसेंट के प्राचीन इतिहास से ये सब टॉपिक है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब टॉपिक में हम लोग आ गए हैं अपने। हम लोग का टॉपिक जो था हिस्ट्री। फर्स्ट में लूसेंट की बुक के फर्स्ट में ही है हिस्ट्री, इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है जो कि भारत का इतिहास। भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया था, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान भी कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोग को मिलता है कि यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान इसके नाम से संबोधित किया था। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग अब देखते हैं प्राचीन भारत में सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत के स्रोत क्या क्या थे। तो मुख्यतः प्राचीन भारत के जो स्रोत थे वो 4 है मुख्यतः। सबसे पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ स्रोत है, और इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ आ गया, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ये 4 मुख्यतः स्रोत हमें मिलते हैं प्राचीन भारत से। इस के हिसाब से हम लोग इतिहास या प्राचीन भारत का विवरण अब देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ भारत का कौन सा है? तो वेद है। ठीक है, वेद की संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो वेद व्यास को वेद का संकलनकर्ता कहा जाता है। इनका पूरा नाम इसमें दिया हुआ है लूसेंट के बुक में, देखिए, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। वेद मुख्यतः वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अब ऋग्वेद हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं एवं 10,446 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इस वेद के ऋचाओं जो 10,462 ऋचाएँ हैं, इसे पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ये मंत्र जो है
ये मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है ये मंत्र, सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता का नाम यहाँ पे सावित्री लिखा गया है, ठीक है। और मंडल देवता सोम का उल्लेख है इसके 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। मेन यही था। उसके बाद है चतुर्वर्ण समाज का कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः जो ये सब थे, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्रमशः ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये ऋग्वेद में बताया गया है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। वामनावतार के 3 पग, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका मुख्य स्रोत, प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के 250 तथा अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में मंत्र आदि ज़्यादा है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। मेन पॉइंट ये रहा, ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें गद और पद यह दोनों में है, ठीक है। इसके बाद आता है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मेन पॉइंट है, यजुर्वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र या तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासी, अंधविश्वास आदि का वर्णन है। इसमें ज़्यादातर मंत्र, जादू टोना का वर्णन है अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। नोट में एक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे बाद मतलब सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है, ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना। 6 वेदांग में एक है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत की ऐतिहासिक कथा जो है उसका सबसे अच्छा विवरण कहाँ पे मिलता है? तो पुराणों में ही मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष वेदांग की या पुराण, इसे हम कहते हैं वेदांग की पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक, जिसमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है।
पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण जो हैं सरल भाषा और संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। इसका सबसे अच्छा बात पुराण में यही था कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण को सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक हम लोग पढ़ते हैं, जातक पता होगा आप लोग को। तो जातक बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णित है। जातक में क्या वर्णित है? तो बुद्ध के, भगवान बुद्ध है, उनके पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह अर्थशास्त्र, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जिसने किया था वो कल्हण था। कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम राजतरंगिणी था, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसका संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से। ये किसने लिखा था? तो कल्हण ने लिखा था राजतरंगिणी। ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत, चाचनामा। अरबों के सिंध विजय का वृतांत किसमें मिलता है? तो चाचनामा। लेखक कौन थे? अली अहमद। चाचनामा के लेखक अली अहमद थे। ठीक है। इसके बाद आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी हम लोग पढ़े। अष्टाध्यायी ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसके लेखक थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। इसमें मौर्य से पहले का इतिहास और मौर्य योगिन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है। कल्पयान की गर्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। किसमें? कल्पयान में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं आपका विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। विदेशी यात्री में महत्वपूर्ण जो है उन्हीं को हम लोग देखेंगे। यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहला है टेशियन। यह ईरान का राजवैद्य था टेशियन। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय है, इसलिए इसे हम छोड़ दें। इसके बाद आया हेरोडोटस। हेरोडोटस महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक, अब आ जाता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में
आया था। इसने अपनी पहली पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज की पुस्तक हो जाएगा इंडिका, जिसमें इसने लिखा है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में। उसके बाद है डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युगीन से संबंधित है। उसके बाद आता है डायनोशियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। उसके बाद आता है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। ये इम्पोर्टेंट है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था किसने? तो टॉलमी ने। इसके बाद आते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। इसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रायन सी, इन पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद आते हैं हम चीनी लेखक पे। चीनी लेखक में कौन कौन से हैं? तो चीनी लेखक में है फाहियान या चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज संस्कृति के बारे में लिखा है। उसके बाद आता है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद आता है वैनसंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वैनसंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचे। 1 वर्ष लग गया इसे चीन से भारत आने में। कब चला था? 629 ईस्वी में। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन वापस लौट गया। वह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें अध्ययन किया था। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम के से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। वैनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो उस समय शीलभद्र थे वैनसंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। इसके बाद है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, अब अरबी लेखक को हम लोग देखते हैं। अरबी लेखक में अलबरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसकी प्रमुख एक किताब है किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद हम अन्य लेखक में देख लेंगे। अन्य लेखक में तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ का कंग्युंग तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी और मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।